नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, साथ में आपके शिखा ठाकुर। कश्मीर में 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार घाटी के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत कश्मीर को 6400 करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से नए जम्मू कश्मीर का इंतजार था। दिल में मोदी, हाथ में तिरंगा, ये मोदी का नया कश्मीर है। पीएम ने परिवारवाद पर भी जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भुक्तभोगी रहा है। उन्होंने कहा कि 370 से सिर्फ कुछ परिवारों को ही फायदा था। 370 की सच्चाई कश्मीर के लोग जान चुके हैं, लेकिन अब यहां पर विकास का अभियान रुकने वाला नहीं है। ये 6 तस्वीरें आज प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति की तस्दीक कर रहा है। 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी घाटी के दौरे पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई, और बदलती वादी की ये तस्वीर है, बदलती घाटी की ये तस्वीर है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। अब इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे दहाड़ में। हमारा सवाल यहाँ ये है कि 370 का टारगेट कश्मीर से मोदी ने आखिर कैसे किया सेट? नए कश्मीर का सपना साकार, अब की पार क्या 370 पार? अलगाववाद और परिवारवाद पर क्या भारी पड़ेगा मोदी का परिवार? दुनिया को मोदी का मैसेज, कश्मीर पर नो डिबेट। मिटा आतंक, हुआ विकास, कश्मीर देगा किसका साथ? ये तमाम अहम सवाल हैं जो जम्मू कश्मीर को लेकर के अक्सर उठते रहे हैं, और आज इसी का जवाब तलाशने की कोशिश यहां दहाड़ में हम करने वाले हैं। विकसित जम्मू कश्मीर और राज्यपाल की तरफ से जो तोहफा दिया गया, लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, लोगों में एक जोश नजर आया, रैली में लोगों की भीड़ उमड़ी, और ऐसे में सवाल उठता है कि जो 370 हटने के बाद आज जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है, वो आज से पहले आखिर क्यों नजर नहीं आई? गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन आपका करा दें। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ। ऋतु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है। रविंद्र पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मोहम्मद रफीक, नेता पीडीपी, हमारे साथ। सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से, और राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ है। सबसे पहले धनंजय गिरी, आपका रुख करते हुए 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा, और जो बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी ताकत थी जो अब तक बदलते हुए कश्मीर को पटल पर लेकर के नहीं आ पाई? पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था उन पार्टियों में जो अभी तक सत्ता में रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को और उनके दिए गए संविधान को भी हम पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर पा रहे। वहाँ जो SC/ST समाज के लोग थे, उन्हें भी वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। वहाँ की जो स्थितियां थी वो किसी से छिपी हुई नहीं। दूसरी बात, 370 हटने के बाद मोदी जी की जो पहली यात्रा एक युगांतकारी परिवर्तन की भूमिका है। दहशतगर्दों की कत्लोगारत, खून से लथपथ खूनी गलियां, केसर के मुरझाए बाढ़ जल के किनारे पसरा सन्नाटा ही कश्मीर की पहचान बन गई, जिसको कहते हैं ना कि बस बहिश्ते जमीन अमीर इस धारा की पहचान रही। अपनी स्त्री संपदा के लिए विख्यात श्रीनगर का जो हाल किया गया था, जो कश्मीर में केसर के बागों में जो आतंकवाद का कैंसर पसरा था, और जो कुछ चंद लोग अपने मिलिटेंसी के द्वारा और जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा, और जो आजादी के समय से जो हमारी सरकार की पॉलिसी रही, और जिसमें हम लोगों ने कश्मीर के बड़े विभाग को खोया भी है। कश्मीर के खोए हुए कद्दर को अंधेरी सुरंग से निकालकर अमन, शांति और उन्नत प्रदेश बनाने का काम 2014 से लगातार चल रहा है। कश्मीर का आतंक सुरंग हो, या सड़कों का जाल हो, या कृषि का विकास हो, या लखपति दीदी से महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो, पश्मीना के कारोबार को तेजी हो, कश्मीर के पर्यटन को नए कलेवर के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात हो, युवकों और युवतियों को शिक्षित बनाकर राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़कर विश्व के पटल पर लाने का मामला हो, या फिर आरक्षण के आलोक को प्रतिष्ठापित करने के लिए मोदी जो कर रहे हैं, उससे एक नई पहचान बनी है। कश्मीर अपनी खोई हुई समृद्धि को, खोई हुई संपदा को, श्री मतलब संपदा हम लोग के श्री हिंदी का संपदा लक्ष्मी है। श्री का नगर, लक्ष्मी का नगर जिस तरह से वीरान हुआ, और जिस तरह से उसको पुनः मोदी जी स्थापित कर रहे हैं, तो आने वाली सदियां याद करेंगे कि भाई कोई ऐसा भी बातकारी नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी के रूप में इस धरा पर अवतरित हुआ था कभी, जिसने बिगड़ी हुई सूरत बनाई, जिसने खोए हुए कश्मीर को उसकी अस्मिता लौटाई, जिसने राजनीतिक गुण को ही सुधारा,
कश्मीर के लाल चौक से जिन्होंने झंडा लहरा करके मोदी जी ने जो अपनी शुरुआत की थी, वहां से लेकर आज तक कश्मीर उनके हृदय में बसा हुआ है। और भारत का कोना कोना, आज तो कह ही रहे हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है। और ये विपक्षियों ने जो बात कही है, उन पर मोदी ने जवाब दिया कि किसी भी भारत का कोई भी व्यक्ति अगर विदेश की धरती पर भी हो तो उसके भी दुख सुख के हम साथी हैं, उसके भी दुख सुख में हम शामिल हैं, वो भी हमें स्वीकार है। तो इस तरह की, जिस तरह की मोदी जी का एक नियति है और निरंतरता है, लगातार जितने सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कश्मीर के भी सबके साथ है रविंद्र पंडित जी, वो वहाँ के दर्द बताएंगे, वो हम लोग को तो भोग सकते हैं, उन्होंने उनके लिए तो भोगा हुआ है। ठीक है ऋतु चौधरी, ऋतु जी आप क्या ये बदलाव महसूस कर पा रही हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी की नेत्री होते हुए आप यहाँ जवाब मत दीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि आप खुले दिल से इस बात का जवाब दें कि क्या उस बदलाव को आप महसूस कर पा रही हैं? शिखा, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कौन से बदलाव की आप बात कर रही हैं? क्योंकि कोई बदलाव हमें जो दिखता है वो केवल ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बद से बदतर इस सरकार ने कर दी। आपने अभी देखा हो लद्दाख के हजारों लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया कि उन्हें जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन मोदी जी जो है, मोदी सरकार इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। ये लोग कहते हैं कि 370 आने के बाद जो है बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिले। तो मैं पूछना चाहती हूँ धनंजय गिरी से कि कौन से ऐसे बदलाव हैं जो 370 के बाद हुए, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो है आज भी जम्मू कश्मीर में तैनात है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि 370 के बाद बहुत खुशहाल हो गया। तो 370 से पहले 370 से पहले था, राज्य सरकार स्कीम चलाई जा रही थी, वो भी 370 से पहले थी। तमाम वो योजनाएं जो अभी है वो 370 से पहले भी थी। 370 से क्या हुआ? इनका जो मुद्दा था वो ये था कि आतंकवाद जो है 370 के बाद खत्म हो गया, लेकिन आपने आए दिन वहां आतंकवाद की खबरें आती है। कल ही फिर जो है जम्मू कश्मीर की खबर आई है। तो 370 के बाद क्या हुए, ये धनंजय गिरी का तो जवाब आ रहे हैं। ये मेरी बात कि 370 के बाद मुख्य रूप से क्या बदला। दूसरी बात कि भाजपा ने जो है अभी आवागमन जो है वो बहुत अच्छा हो गया है और भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। और परिवार की बात करी तो पहली बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि परिवार करने वाले पहले तो ये बताइए कि सरकार में आप जो है फारूक अब्दुल्ला के साथ बनाते हैं, फिर उन्हें गालियां देते हैं, जो है फिर आज सरकार के साथ जो है फिर आतंकवादी बताती है। जिन लोगों को आतंकवादी बताती है फिर सरकार भी बना लेते हैं, फिर उन्हें गालियां भी। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटेड आपका अगर सवाल ले ले तो आपके हिसाब से 370 हटा है लेकिन कुछ बदला नहीं है। धनंजय जी बहुत क्विक आंसर कीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे। क्या बदला है 370 के बाद? कांग्रेस की दुर्दशा ऐसे ही थोड़ी हुई है। अगर इस देश से कांग्रेस समाप्त हो रही तो ऐसे थोड़ी समाप्त होगी। इसके कारण ऋतु जी बैठ कर बता रही 2 करोड़ लोग टूरिस्ट गए, उन्हें दिख नहीं रहा। G20 समिट हुआ, उन्हें दिख नहीं रहा। कश्मीर में जो पत्थरबाज नौजवान थे स्कूल कॉलेज जा रहे थे, दिख नहीं रहा। जो लोग प्रधानमंत्री से आगे डील करते थे, आतंकवादियों से डील करते थे, वो आज जेल के भीतर आई, उन्हें दिख नहीं रहा। इसीलिए कांग्रेस में दिखना बंद हो गई। ठीक है, आपका जवाब नोटेड। आपने बता दिया कि क्या कुछ बदला है। ऋतु जी मुझे लगता है आपने सुना भी धनंजय गिरी ने जो जवाब दिया। रविंद्र पंडित, मैं आई कम बैक टू यू। रविंद्र पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, अब विश्व के पटल पर जम्मू कश्मीर को जैसे रखा जा रहा है, 370 हटाने के बाद क्या कुछ बदला है? आप वहां पर मौजूद होते हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से अनुभव किया होगा। 370 हटने के बाद क्या बदला है? क्या पत्थरबाज एक कॉर्नर में शिफ्ट नहीं हो गए हैं? क्या वो दुबक नहीं गए हैं? जो पहले की तरह जो चीजें कश्मीर की घाटी में नजर आती थी, आतंकवाद जो परोसे जाते थे, क्या वो खत्म नहीं हुए हैं? नमस्कार जी सभी को। देखिए, पहले तो 370 की जहां तक आपने बात छेड़ी है, डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी जीत हुई है। और जो 70 साल से ये सारा उबाल चल रहा है उसमें बहुत टाइम लगेगा जी ग्राउंड पे रियलिटीज बदलने के लिए। मैं अभी 3-4 दिन पहले ही आया हूँ नियंत्रण रेखा से, जहां हमने शारदा मंदिर बनाया है। 2006 से मैं गाड़ी लगातार जा रहा हूँ। 2006 में भी जो स्थिति थी
हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज्म को लेके या रिलीजियस साइट्स को लेके वही स्थिति आज भी है। लोकल्स आज कश्मीरी पंडितों को ज्यादा वेलकम कर रहे हैं कि घाटी में दोबारा आइए बसिए, पर सरकार नहीं कर रही है। तो सरकार से आज बड़ी उम्मीद थी, जहां वाल्मीकियों का जिक्र हुआ, जहां पीओजे के रिफ्यूजीज का जिक्र हुआ, मुझे पूरी रियासत की बात करनी चाहिए, गिलगित बल्टिस्तान पीओ के लेके, दर्दिस्तान लेके, अक्सर चिन्ह को लेके। मेरा कश्मीर केवल कश्मीर नहीं है, जहां घाटी में हमने आज फिर एक इवेंट किया, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, हवा बदली है, ये मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ खाली कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस की मैंने जो है अपोजिशन करनी है। नो, जहां पे हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, देखिए हवा बदली है। वहां पे एलजी गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, डेवलपमेंट खाली एलिनेशन को नहीं हटा सकती, पर जरूर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव आया है। जो पंक्चुअलिटी है, जो पत्थरबाजी है, जो टेररिज्म, सेपरेटिज्म जो था वो खत्म हो गया। खुसूसन पाक प्रो पाक फैक्टर था वो कंप्लीटली एलिमिनेट हुआ। और क्या एलिमिनेशन कंप्लीटली हुई है हमारे साथ मिंगल? नहीं, आई डाउट दैट। आई एम सेइंग क्लियरली नो, इट्स नॉट दैट आप इवेंट करेंगे, आप 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके दिखाएंगे, बिल्कुल लोग जो है आपके साथ है। लोग आपके साथ नहीं है अभी, पर लोग आएंगे। जो 70 साल में हमारा जो है यहाँ पे खलबली मची थी, उसमें 70 साल ही लगेंगे फिर दोबारा। लेकिन ये 70 साल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है राहुल जी? जिस 70 साल का जिक्र कर रहे हैं, अभी उस 75 साल का, आजादी को मिले हुए 75 साल हो चुके हैं। इस 75 अगर अगला 75 साल लगने वाला है, 70 साल लगने वाला है, तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? शिखा जी देखिए, आज मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था और तमाम बीजेपी के लोगों को भी कश्मीर को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी भी इच्छा थी कि आखिर प्रधानमंत्री जब 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार अगर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, 370 हटने के बाद जा रहे हैं, तो उनका क्या टेक रहता है, क्या वो घोषणा करने जा रहे हैं। तो उनके बातों में कुछ भी कोई नवीनता नहीं दिखी। उन्होंने 6,500 करोड़ के घोषणाएं कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री जब चुनाव के समय में घोषणा करती, हम लोगों ने देखा है बिहार में प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 करोड़ के बारे में घोषणा कब के जमाने में किया था, आज तक उसका कोई हिसाब किताब हम लोग को नहीं मिला। अब देखिए झूठ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रखती है। मैं खुद केंद्र सरकार के आंकड़े रख रहा हूं, नीति आयोग आंकड़े आप रखिएगा, आंकड़े आप रखिएगा सर। मेरा सवाल ये है कि 370 में के हटने के बाद क्या आपको कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा? जो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, वो कह रहे हैं आबो हवा बदल गई है, आप कह रहे हैं आप आंकड़े तो रख दीजिएगा, क्या कुछ होने वाला है, ये चुनावी ऐलान है, मैंने सब मान लिया, लेकिन 370 हटने के बाद वादी में कुछ नहीं बदला ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि देखिए प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा, अगर हम लोग देखें कि जब थे तो सबसे ज्यादा उनकी पीड़ा किसके लिए होती थी? कश्मीरी पंडितों के लिए होती थी। आज उनके पूरे भाषण को मैंने ध्यान से सुना, उसमें वहां पे कश्मीरी पंडितों को फिर से उनको कैसे उनको बसाया जाएगा, कैसे उनको क्या किया जाएगा, एक रूपरेखा, एक शब्द नहीं मिला। पूरे दुनिया जहान के लिए उन्होंने 100 चीजें कह दी, लेकिन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 मैं बता दूं कि जिस समय यानी 5 अगस्त 2019 को अगर आप नीति आयोग के आंकड़ों को लेते हैं शिखा जी, तो उस समय की तुलना, मैं तो देखिए किसी और राज्य से तुलना नहीं करूंगा, इस देश में गुजरात मॉडल चला करता था। मैं गुजरात और जम्मू कश्मीर, इन 2 राज्यों की कई आंकड़ों को रखता हूं, नीति आयोग के आंकड़ों को। शिशु मृत्यु दर के मामले पे गुजरात से बेहतर प्रदर्शन, यानी कि कम थे वो संख्या जम्मू कश्मीर में। शिक्षा के मामले में, महिला साक्षरता के मामले में, कुपोषण के मामले में, इन सब तमाम कई सारे संकेतक हैं, जिन संकेतकों पे प्रधानमंत्री जहां पे चीख के कह रहे हैं कि नहीं ये तो परिवारवादी पार्टियां थी जिन्होंने कि बिल्कुल वो कर दिया था, बर्बाद कर दिया, दाएं कर दिया, बाएं कर दिया, वो तमाम रिकॉर्ड आप देखिए कि उन रिकॉर्डों में कश्मीर से बेहतर प्रदर्शन गुजरात से बेहतर प्रदर्शन कश्मीर का बना हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज टारगेट किलिंग, आज भी वहां पे टारगेट किलिंग की स्थितियां बनी हुई हैं। क्या बदली नहीं? टारगेट किलिंग की घटनाएं खत्म नहीं हुई, कम नहीं हुई, आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हुई, पत्थरबाज जो पहुंच जाते थे, आज अगर सचिन तेंदुलकर लाल चौक पर खड़े होकर के क्रिकेट खेलते आपको नजर आते हैं कश्मीर की वादियों में, आपको ये बड़ा बदलाव नजर नहीं आता सर? देखिए जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां पे जाके रहेंगे नहीं, रच बस के वो रहते नहीं है, तब तक मैं इससे बड़ा बदलाव नहीं मानता। ये चीजें नहीं, सुन लीजिए जरा आप, ये जो है ना कि स्वप्न वाले वादे की नहीं, बहुत चरम विकास हो गया और चरम विकास के ऊपर हम कर देंगे। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, देखिए विकास होगी उसके लिए दिल से खुशी होगी शिखा जी, वो देश का मुकुट है वो, और मुकुट जितना सजेगा उससे पूरा देश सजेगा। वही तो कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है सर, आज पूरा देश महसूस कर रहा है, ये पूरा देश महसूस कर रहा है कि जम्मू कश्मीर से जो खौफ था, जो डर था, वो निकल गया है। सर्वेश जी,
देखिए शिखा जी, हाँ, बाकी की विपक्षी पार्टी को कोई भी उसमें केवल और केवल आपको वो ही दिखता है, निगेटिव चीजें दिखती है। आज अगर 2019 के बाद धारा 370 का जो वहां बदलाव हुआ 35A का, क्या वहां पे जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वहां के जो युवा डेली बंद की कगार, उसके बाद जो झेल रहे थे, जो बड़े बड़े लोग थे, नेता, राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, वो तो बाहर भेज दिए जाते थे, लेकिन वहां के लोकल जो मुस्लिम युवा थे उनको क्या पत्थर पकड़ा दिया जाता था। आज आप जाके उनसे पूछेंगे तो उनके हाथ में किताब कलम है, स्कूल आज भरे रहते हैं छोटे बच्चों से। वो क्या बदलाव नहीं है? देखिए हमारे देश में एक से एक टूरिस्ट स्पॉट्स जो डेस्टिनेशन है, चाहे वो पिलग्रिम के थ्रू, तीर्थयाटन के थ्रू हो, या जो कश्मीर जैसा हो गया, या आप जो हमारा कोस्टल रीजन्स हैं, आप देख लीजिए, इनको डेवलप नहीं किया गया। हम बाहर, हमारे यहां से लोग जाते हैं बाहर के देश को देखने के लिए। अभी आज ही जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, देखो अपना देश या ग्लोबल डायस्पोरा को बुलाया जा रहा है। हम स्विट्जरलैंड देखने जाते हैं, कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, और हमारे यहां आप देखिए कि जब से यह चीजें हुई है तब से कितने टूरिस्ट चले गए हैं वहां पे होटल में रूम्स नहीं मिल रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए। दूसरा बात, अगर टूरिस्ट आज कुछ देश, मालदीव जैसे देश को देखिए, हमारे प्रधानमंत्री एक समुद्र तट पे कुर्सी लगा के बैठे और वो देश डूब रहा है, और उस देश की, श्रीलंका की क्या थी इकोनॉमी? केवल टूरिज्म के सहारे। और हमारे यहाँ इतने सारे स्पोर्ट्स हैं। अगर कश्मीर को उस लेवल पे डेवलप कर दिया जाए, और रही तो क्या ये जो सेक्टर है रोजगार उत्पन्न नहीं करेगा? रही बात आतंकवाद की, तो आतंकवाद जो इतने दशकों से, 3 दशकों से जो झेल रहा है, उसको आने में कमी, पूर्णतया समाप्त होने में समय तो लगेगा। सवाल यही तो है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा? मैंने आपके समय में बोला था, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं आपसे, बस आप काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं 2014 से पहले वहां पे टूरिस्ट तो बिल्कुल जाते नहीं थे। पुराने जमाने में कभी भारत की कोई फिल्म नहीं बनी। अभी भी आप खोल के देखिए, आंकड़ों की बात करूंगा। हाँ, मैं वही मैं कह रहा हूं, 2014 से पहले भी वो टूरिस्ट 14 से पहले कितने टूरिस्ट गए हैं, आप देख लीजिए ना। चलिए ठीक है, एक एक करके इसका भी विश्लेषण करेंगे। सर्वेश जी, राहुल जी, नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। वो हमेशा टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहले से बना हुआ है। आप ये बताइए कि सरकार ने 2013 में कश्मीर में था के रूप में डेवलप करने के लिए क्या किया है? मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूं। मैं 2013 में कश्मीर में था, दिल्ली। 10 सेकंड शिखा जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट और कश्मीर पुलिस का एक प्रोग्राम था, जिसमें कांस्टेबल लेवल से लेकर इंस्पेक्टर लेवल के जो भी ऑफिसर्स थे उनको सॉफ्ट स्किल पे ट्रेनिंग देना था, और मैं एक ट्रेनर था उस प्रोग्राम के अंदर। और वहां पे मैं अनंतनाग में खुद ही 1 वीक पोस्टेड था शिखा जी। वहां पे जो पुलिस में जल्दी ब्रेक लेना है मुझे। वहां पे मैं पुलिस मेस में रुका था। वहां पे जो ट्रेनी डीएसपी जाते थे, सोपियान में अटैक हो गया था, वो बोलते थे 60 साल की महिला वहां पे पत्थर मार रही है। जब हमने पकड़ के पूछा तो कहीं बेटा शाम में 500 रुपए मिलेंगे तो क्यों ना करो। ये बदलाव वहां पे बदलाव है, और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को, मैं आऊंगी सर, आती हूं, मैं वापस आती हूं, मैं आपसे जवाब लूंगी। और इसीलिए कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर के सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, पूरी देश की जनता इस वक्त कह रही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और जो प्रमाण आज साफ तौर पर दिखा है वो कश्मीर घाटी में बदलाव को अंकित करता है। गर फिरदौस बरुए ज़मी-अस्त, हवी-अस्तो हमी-अस्त। यानी कश्मीर घाटी के लिए कहते हैं कि अगर जन्नत कहीं है तो वो कश्मीर में ही है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उस जन्नत में जहर किसने घोला है। गेस्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। धनंजय जी, अब तमाम बातें तथ्यात्मक तौर पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यही बनता है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, कि आपको लगता है कि 400+ का जो टारगेट सेट किया है बीजेपी ने एनडीए के लिए, क्या इसका रास्ता जम्मू कश्मीर घाटी होते हुए निकलता है? सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं है, और सियासत में हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय बैठक हुई थी, राष्ट्रीय परिषद की, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम राजनीति नहीं राष्ट्र नीति के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति बहुत हो चुकी, अब राष्ट्र के लिए काम करना है। और आने वाली पीढ़ियां शिखा जी एक हतप्रभ होगी, विस्मित होगी उन पीढ़ियों को जब पता चलेगा कि अहरनी सेवा में 8 पहर कोई व्यक्ति राष्ट्र के काम के लिए लगा होता है। प्रधानमंत्री को आप देखेंगे तो हर पल प्रतिपल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्र के उन्नयन के विकास के लिए, युवाओं के लिए, गांव गरीब किसान, महिला, नौजवान के लिए
कुछ ना कुछ गढ़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रच रहे होते हैं। हमें भारतवर्ष के कोने कोने से, जो बचपन से हम लोगों ने संघ की शाखाओं में गाया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, भारत के जर्रे जर्रे से, एक एक इंच से हमें हर पर चीजों को उन्नत करना है, विकसित करना है, डेवलप करना है। ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी कृतज्ञता है, हमारी प्रतिज्ञा है, हमारा दृढ़ विश्वास है। और प्रधानमंत्री जब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में धारा 370 हटने के पहले उसी जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर किस तरह से झंडा फहरा था, ये इतिहास में नजीर है। आप देखे होंगे उस झंडे को फहराने के लिए सरकार ने कानून व्यवस्था में रोक लगाया था। हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है, हम लोगों ने बचपन से गाया है। और उसी पर जिस जगह पर जाने के लिए परमिट लगता था, उस जगह आज 2 करोड़ लोग जा रहे हैं और लोगों को विकास नहीं दिख रहा। आप कह रहे हैं कि भाई पत्थरबाजी का वो शिशु मृत्यु दर बता रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली में ही भूल करता रहा। अरे तथ्यों पे बात कर लीजिए, एक ही लाइन को घुमा घुमा के 4 पर्यायवाची शब्दों का परिवर्तन कर लेने से प्रधानमंत्री जी की गुणगान पूरी नहीं होगी आपकी। आप ये कह रहे हैं भाई तथ्य रखिए, तथ्य का तथ्य से जवाब दे दीजिए। जानता हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ी कि स्क्रीन पे ही बदतमीजी की जाए। मृत्यु दर बताया, शब्दों की मर्यादा रखेंगे धनंजय जी। यहाँ सिर्फ सवाल पॉलिटिक्स का नहीं है, सवाल देश की जनता का भी है। फिर भी आप शब्दों की मर्यादा रखिए, बात पूरी कीजिए धनंजय जी शिखा जी। मैं उनके बीच में नहीं बोला था और आप भी करता हूँ। मैं कौन सा बदतमीजी मैंने की है भाई? आप लगातार एक ही लाइन को घुमा घुमा के आप बोले चले जा रहे हैं। आपने उन सवालों का जवाब दिया। आप वहाँ पर कौन सा विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए गए, तो नेशनल टीवी पे जनता को जवाब तो दे दीजिए आप कि कश्मीर के कलंक के रखने के 70 साल कौन है जिम्मेवार? नहीं तो 70 साल में क्या कश्मीर का कोई विकास नहीं हुआ? 2014 से पहले कश्मीर का कुछ भी विकास नहीं हुआ था। आप ये कहना चाहते हैं यहाँ की जनता को? आप लोग कश्मीर के नाम पे जो 370 सीट जीतने का स्वप्न देख रहे हैं, आप ये मान लीजिए धनंजय जी कि 370 तो छोड़ दीजिए, 270 के लिए चुनौती खड़ी है आपकी कि आप बहुमत के उस आंकड़े को छूते हुए कहीं दूर से नजर नहीं आ रहे हैं। 200 सीटों पे संकट बनी हुई है आपकी। 270-72 के जो जादुई आंकड़ा है उसको छूना चाह रहे हैं। 370 का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। कहीं एक विपक्ष में भी आप नहीं रह पाएंगे, कहीं नहीं है। वो तो जनता तय करेगी ना, वो तो जनता तय करेगी। वो कांग्रेस विपक्षी लोग विपक्ष में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 3 में है ना 13 में, न राहुल गांधी 3 में 13 में, 3 और 13 की बात नहीं है। बात ये है कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसके मूल निहितार्थ क्या निकले वहां पे? आप लोग करें 2 लाख की भीड़, अच्छा ये बता दीजिए वो जो बक्सी स्टेडियम है उसकी क्षमता कितनी है बता दीजिए धनंजय जी। जो आप दिल्ली में आप रह रहे हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान की कैपेसिटी 1,10,000, वो जिस बक्सी स्टेडियम में ये हो रहा था समारोह, वहां की क्षमता कितनी है बता दीजिए आप। अरे राहुल जी आप क्या बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर की नहीं सर, नहीं सर, गलत बात सर। देखिए लाल चौक की स्थिति क्या थी, मेरे और आपसे छिपी हुई नहीं है। लाल चौक की स्थिति क्या रही है किसी से, फिर आप क्या मानते हैं? फिर आप कह रहे हैं आपको लगता है, आपको राहुल जी लगता है कि जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती जोर जबरदस्ती लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था 370 हटने से पहले तक? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? मैंने ये सवाल पूछा कि वहां कोई स्टेडियम है जिसमें कि 2 लाख लोग जमा हो जाए? जरा कोई बता दें। बातों का तो जवाब दे दीजिए राहुल जी। क्या ये जो हाल, ये जो लोग आ रहे हैं वहां के लोकल लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी। अरे और देखिए तादाद देखिए। अच्छा चलिए ठीक है, सरकारी कर्मचारी। एक छोटी सी तस्वीर मैं याद दिला देती हूँ, एक तस्वीर मैं याद दिला देती हूँ आपको भी राहुल जी, याद होगा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी की एक सेल्फी लगी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति था वहां पे, एक बूढ़े व्यक्ति थे वहां पे, वो वहां पर आलिंगन करते हुए वहां उस तस्वीर को नजर आ रहे थे। क्या समझ आया? क्या वो सरकारी कर्मचारी थे? उनकी उम्र कम से कम 75 वर्ष की थी। क्या वजह है? चलिए उसमें मैं वो उस तस्वीर को तो पहले कहाँ गए ये कार्यकर्ता? ये सारे लोग जो है आप जाके पता कर लीजिए, वहां के सरकारी कर्मचारियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया। को बदलो। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। अच्छा है वहां पे 2 लाख का कोई स्टेडियम है वहां पे जिसमें 2 लाख को मैं तो कहूं बक्सी स्टेडियम को जोड़ दीजिए, शेरे कश्मीर स्टेडियम को जोड़ दीजिए, कितने लोग बैठे हैं उसमें? आपने तो बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं किया जिसमें जम्मू कश्मीर हो या आपको आज जाके बॉर्डर को सुरक्षित करने का काम, बॉर्डर एरिया सुरक्षित केवल 1947 से 2014 तक का भारत आपको मिल कैसे? नहीं तो राहुल जी इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है क्या? ये स्टेडियम जिसका आप सवाल उठा रहे हैं, ये पहले सरकार में कौन रही है? 10 वर्षों से पहले
पहले किसकी सरकार थी? मैं नहीं, उस सीधा सवाल एक पर नहीं चीज उठा और रहा हूं। इनसे मैं पूछे कह रहा ना, हूं पहले गलत आतंकवादी क्यों माननीय बीजेपी? 2 लाख की प्रधानमंत्री भीड़ है, 2 जिसे लाख की हाथ भीड़ है। मिलाते थे और आज वो आतंकवादी जेल में बंद है। याद है कि नहीं? उनका उसका फोटो चारों तरफ वायरल छोड़ दीजिए होता आप था। आतंकवादी। माननीय आप मनमोहन हमको सिंह जी से हाथ आपको मिलाने अगर अतीत जाते पुराना थे। याद दिला दूं तो वो आपका हवाई जहाज में उठा वाला के एक गए थे अलग कंधार। मामला है। कंधार यहाँ कौन गया के था आतंकवादियों को कश्मीर में रह लेके? के कंधार भारत कौन का गया था अन्न खा आतंकवादियों को ले के लेके? और भारत सरकार के खिलाफ काम आप हमें करते ये जवाब थे। दीजिए वो ना। आतंकवादी वो घटना कौन? कंधार वाली अलग थी। हाँ ना, सुन लीजिए ना, अलग कैसे हो गया? हवाई जहाज में बैठा बैठा के आतंकवादियों को ले जाके जिस सरकार ने छोड़ा क्योंकि हो, हमारे वो लोग आज को चले। बचाना था। अच्छा, देश के इसलिए नागरिकों को हवाई बचाना जहाज था। में बैठा के गए थे। आप उसके और अलावा यहाँ भी पे कई कौन सारे से विकल्प हो नागरिकों को सकते थे। बचाना था? कई सारे जो विकल्प थे। प्रधानमंत्री आप उसके ऊपर आतंकवादी से दूसरे कई अपनी बात कर आवाज सकते में थे हाथ उसमें। मिला रहे थे। ये भी तो बता दीजिए इसलिए जनता पूरी तरह से जान रही है और कश्मीर की जनता भी जान रही भैया। है और देश की आपको जनता भी अपना जान रही है। नजरिया बदलने की जरूरत है, आपको अपना। ऋतु जी, अब आप ये बताइए कि ये जो सारा कुछ बदलाव सबको ही देख पा रहा है 370 हटने के बाद, क्या ये जो बदलाव हुआ है, क्या आपको लगता है ये जनाधार बीजेपी को देगा? पहले तो मैं ये श्योर करना चाहूंगी कि मैं बोलूं तो बीच में बाकी लोग ना बोले, क्योंकि कोई और बोल रहा था तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, चलिए प्लीज बोलिए। देखिए, जहां तक 370 की बात है उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि 370 के बाद से बदलाव का जो भाजपा दावा करती है, वो सारे बदलाव की पोल मैंने अभी पहले खोल दी कि तमाम कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है, तमाम आतंकवादी जो है रोज इस तरह की घटनाएं, आतंकवाद घटनाएं आ रही है, रोज जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, बढ़ती जा रही है। आपके कहने का मतलब है 370 हटने के बाद ये घटनाएं बढ़ी हैं। जी। और दूसरी बात, अच्छा। शिखा, मैं कहना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर की बात हो और सतपाल मलिक की बात ना हो तो जम्मू कश्मीर के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। ऐसा कौन सा कारण था कि वो राज्यपाल जो अपने प्रदेश के लिए बहुत कंसर्न था, बहुत चिंतित था, और उसको अचानक से ईडी सीबीआई के घेरे में ले लिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको तमाम तरह से ह्यूमिलेट किया गया। ऐसा क्या कारण था जो मोदी सरकार को सतपाल मलिक के साथ ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा? और इस बात का भी आपको यहाँ पे जवाब मिलना चाहिए भाजपा प्रवक्ताओं से कि जो पूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल में जो उनको रिश्वत 300 करोड़ की ऑफर की गई, जिसका सतपाल मलिक ने जिक्र भी किया, उस चीज के पीछे कौन लोग थे और कौन उनको रिश्वत ऑफर कर रहे थे और कौन जम्मू कश्मीर को बेचने का काम कर रहे थे? और तीसरी बात, शिखा, मैं यहाँ पर ये करना चाहूंगी, जब आपने बोला कि 370 के बाद जो है बदलाव जो है प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो शिखा, आपको कश्मीर जाकर देखना चाहिए कि वहां पर युवाओं की हालत क्या है। वहां पर इंटरनेट को सालों तक बंद कर दिया जाता है, बिना इंटरनेट के जिंदगी होती है, ये आप अच्छे से जानती हैं कि हमारा 1 घंटे के लिए। ऋतु जी, मैं कश्मीर बहुत रिसेंटली होकर के आई हूँ और इससे पहले मैं जहमत भी नहीं उठा सकती थी कश्मीर जाने की। आई एम रियली सॉरी टू से, जब आपने पर्सनली मुझसे पूछा है तो मैं आपको पर्सनली जवाब दे देती हूँ। जी जी शिखा, मैं इस चीज पर मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ कि आपको नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है मैम। मैं अगर सुबह के 6 बजे लाल चौक पर अकेले घूम रही हूँ तो इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से जो काम हुआ है उसकी वजह से हिम्मत मुझे मिली है, और ये मैं इसको फैब्रिकेट नहीं कर रही हूँ। और आपकी मजबूरी मैं समझ रही हूँ कि आप यही जवाब देंगी। आई एम रियली सॉरी टू से, बट मेरा फैब्रिकेशन नहीं है। जी शिखा, आपको अगर नहीं पता हो कि जो आर्म फोर्सेस पहले नुक्कड़ पर खड़ी होती थी, आज वो आर्म फोर्सेस हर घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई। हर कश्मीरी जो है बंदूकों की साए में आज अलगाववादी नेताओं के घर के बाहर खड़ी हुई। आप इसको थोड़ा करेक्ट करेंगी तो अच्छा लगेगा मुझे। धनंजय जी सवाल पूछ रही है, ऋतु जी प्लीज आंसर टू हर। देखिए, ऋतु जी ने जिस तरह से बहुत शालीनता से बात कही कि इनके समय में कोई नहीं बोलना चाहिए, तो इनको भी दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। क्विक आंसर ऋतु जी, मैं आपको मुझे डिबेट खत्म करना है, मैं इसीलिए आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। आप सत्यपाल मलिक का बात के बारे में जिक्र किया, धनंजय जी आप जवाब दे दीजिए। ऋतु जी, आपका बान हो गया, अब मेरा नाम अनाउंस कर देगा। और जिस तरह से आपने कहा ना कि आपके समय में दूसरा ना बोले, आप भी दूसरे के समय में ना बोले, प्लीज आप भी दूसरे के समय में ना बोले, इसको बदतमीजी कहते हैं, इसी को बदतमीजी। धनंजय जी प्लीज, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी तरीके से अमर्यादित हम नहीं जाएंगे। ऋतु जी आप अपना सवाल जल्दी से। शिखा, मैं आपको एक करके जवाब देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूँ। शिखा जी, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस, भारत माता के मुकुटमणि पे लगे हुए कालिख की जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी आज ये बात तो खुल के सामने आ गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया
कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, ठीक है। ये कटा हुआ हाथ आतंकवादियों के साथ खड़ा था, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उनके घर के बाहर बंदूक लेकर खड़े हैं। भाई आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय कोई सोच भी नहीं सकता, और वही आतंकवादियों से हाथ मिलाते हुए मनमोहन सिंह की तस्वीरें वायरल हो गई। आज आतंकवादियों चलिए, ठीक है। डर और खौफ का जो माहौल है, जो कश्मीर के बदलती हुई सूरत और सीरत है, वो देख करके कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, जो राहुल जी बात कर रहे थे, वो मोटे तौर पे कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे थे कि 70 सालों में स्टेडियम भी कांग्रेस वहां नहीं बनने दिया कांग्रेस ने। ठीक है धनेंद्र जी, नोटेड। ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। ऋतु जी, जी रविंद्र जी, प्लीज आप जस्ट क्विक प्लीज, जल्दी से। या पहले तो शायद ऋतु जी को ये नहीं मालूम है जी कि 370 के क्या फायदे हुए, यहाँ शायद किसी को मालूम नहीं है। जो हमारे रणवीर पैनल कोड था, अब आईपीसी लग गया, तो अगर कानून लागू करने में भी समय लगेगा वो अलग बात है, पर लागू तो हुआ ना। 370 के फायदे इनको शायद नहीं पता है। इन्होंने इंटरनेट की बात करी ना, नियंत्रण रेखा पे लाइव प्रोग्राम्स करे। मैंने नियंत्रण रेखा पे कभी सुना है एयरटेल और जियो टीवी फंक्शन करते हुए? ठीक है।